उससे तो बेटर है कि हम एक मुद्दे पे आ जाए, तो रूल 3 ये हटाओ, सिविल सर्वेंट का दर्जा दो, सारी की सारी डिमांड आपकी पूरी कर दी। विभाग की जिम्मेवारी है कि आपने 60 साल के जीडीएस के लिए क्या करना है और 18 साल के जीडीएस के लिए क्या करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले हमें विभाग को जगाना पड़ेगा। अगर विभाग ने हमारे ऊपर रूल थोपे हैं, जीडीएस कंडक्ट रूल हमारे ऊपर थोपे हैं, तो विभाग को जगाना पड़ेगा। अगर किसी सरकार ने किया है तो सरकार को भी प्रस्ताव देना पड़ेगा। वर्तमान समय में इलेक्शन आ रहे हैं, वोटर कार्ड आ रहे हैं, वोटर कार्ड रोकना छोड़ दो, स्ट्राइक पे आ जाते हैं सारे जीडीएस। सबसे पहले मंच पे बोलने के लिए, टाइम देने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ पूरी यूनिटी की तरफ से अपने जीडीएस के मुद्दे को रखने के लिए। हमारा प्रमुख मुद्दा क्या है, हम उस मुद्दे पर किस तरह से कार्यरत हैं और क्या वर्तमान में जो यूनियन अभी है उसकी तरफ सही ढंग से जा रही है, हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। विषय थोड़ा लंबा रहेगा, अगर समय की अभाव हो तो मुझे कृपया इंटीमेट कर दिया जाए। हर जीडीएस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। भारतीय डाक विभाग में कार्यरत जीडीएस एक ऐसा कर्मचारी है जो भारत के उस अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक जा रहा है जहां पर किसी भी दूसरे विभाग का आदमी नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम उस गरीब आदमी को भी, उस मिडॉकर फैमिली के आदमी को भी वो सर्विस दे पा रहे हैं जो अन्य कोरियर वाले या कोई अनदर लोग हैं वो सर्विस नहीं दे पाते। हम लोग पिन कोड पे आधारित अपना सारा काम करते हैं। विषय ये आता है कि जीडीएस के जो कंडक्ट रूल है उसमें कहा गया है कि कोई भी जीडीएस जो है वो 4 और 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ये बात जीडीएस का पहला ही जो रूल है उसमें कही गई है। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है उससे सभी लोग परिचित हैं। किस जीडीएस के साथ क्या क्या हो रहा है उस विषय को सभी लोग जानते हैं। हम उस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। 4 से 5 घंटे से चर्चा करने से पहले मैं उस जीडीएस रूल के बारे में जो अमेंडेड हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। जीडीएस कंडक्ट रूल 1964 में अमेंड हुआ, जो बना था, उसके बाद अमेंड हुआ। 2001 में जो रूल बना उसमें भी कुछ रूल जो थे वो डिलीट करे गए और वो भी अमेंडेबल रहा। 2011 में दोबारा जीडीएस के कंडक्ट रूल थे उनको भी दोबारा अमेंड करा गया। अभी वर्तमान में जो हमारे ऊपर रूल हैं वो 2020 के हैं। इस विषय को लेकर कई बार कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। ये मामला आज का नहीं है, ये लड़ाई जो है 1975 से लड़ते आ रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में एक स्टेटमेंट दिया था कि इन लोगों को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस हैं और वो सारे केस स्टडी हमने किए हुए हैं। और उसके बाद ये मामला जो था दिल्ली बेंच के पास जाता है। दिल्ली बेंच भी उसके ऊपर चर्चा जब करती है तो उसको लिखा जाता है कि इन लोगों को पेंशन के अधिकारी हैं और इन लोगों को वो राइट मिलने चाहिए जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। अभी वर्तमान में जयपुर ट्रिब्यूनल में ये केस पेंडिंग है और वहाँ पर ये केस चला हुआ है। राजस्थान से बहुत सारे भाई हैं हमारे साथ भी आए हुए हैं, उन लोगों को भी इस विषय में ज्ञात होना चाहिए। वहाँ पर भी लोगों ने इस विषय को रखा है जोर शोर से और अभी वो विषय चल रहे हैं। लेकिन जीडीएस की दशा और दुर्दशा के बारे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो 4 से 5 घंटे का काम है वो 4 से 5 घंटे जो है जीडीएस के 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं विभाग में।
दो पार्ट पे लड़ रहा है। किसी का टाइम 9 से 11 है, किसी का 2 से 5 है, किसी का समय अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार दिया गया है। लेकिन उसमें जो दूसरा रूल है उसमें ये भी कहा गया है कि जब भी आप किसी जीडीएस को अपॉइंट करते हैं तो उस जीडीएस के पास जो है वो सेकेंडरी इनकम सोर्स भी होना चाहिए। तो सेकेंडरी इनकम सोर्स अगर है तो उस जीडीएस को कौन सा ऐसा दूसरा सेकेंडरी इनकम सोर्स रहेगा जो देगा कि जो 4 घंटे की ड्यूटी करके वहां आए और उसके बाद वो अपना काम करे। ये वर्तमान समय में संभव नहीं है। इस चीज को विषय को सब लोगों को सोचना चाहिए और उस पर विचार विमर्श करके एक समय पे विभाग के साथ आने के लिए विचार करना चाहिए। ये मेरी सबसे पहली मांग है यहाँ पर, क्योंकि विभाग ने जीडीएस को एक इस तरह से साइड में रखा हुआ है। जो भी चीज़ें आती हैं जबरदस्ती जीडीएस के ऊपर थोप दी जाती है और वहाँ से जीडीएस जो है वो डे बाई डे जो है प्रताड़ित होता जा रहा है, जिस वजह से वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत ही खराब होती जा रही हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आपके सामने बात रखने के लिए। अभी जो हमारा आईबीपी के साथ बात हो रही थी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर पोस्ट पेटीएम कोई लोग चलाते हैं तो वो भी एक बैंक है, उसको वहाँ पे ऑथराइज नहीं करा गया है। वो एक स्मॉल सेविंग बैंक बना गए हैं। उसका मिनिमम बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपए रखा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा एक डे में। उसके बाद अगर आप उस खाते को अपने डीओपी खाते से लिंक करते हैं तो उसका बैलेंस 2 लाख से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 24 घंटे के बाद वो बैलेंस जो है वो ऑटो फैच होके आपका डीओपी अकाउंट में चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात है वहाँ पे देखने की। अगर बैंक को यहाँ पर ऐड करा गया है विभाग की तरफ से, तो ये मिनिमम जो लिमिट रखी गई है, इसके पीछे हो सकता है कोई कारण होगा, विभाग का स्मॉल सेविंग बैंक बनाया है। लेकिन उसके सारे टारगेट जो इंसेंटिव बेस के ऊपर हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, वो कहाँ तक न्याय संगत है, इस विषय को समझना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। वो कह रहा है हम लोग आईबीपी का जो खाता, एक खाता खोल रहे हैं, मान लीजिए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जाके, समय तो हमारे पास है नहीं। एक बीपीएम जाता है, बीपीएम 4 घंटे अपनी ड्यूटी करता है, आरआईसीटी चलती नहीं है। चलो अच्छी बात है, चेंज हो रही है, चीजें बदल रही है, विभाग भी कर रहा है, लेकिन जीडीएस के लिए कुछ नहीं बदल रहा है वर्तमान समय में। ये चीजें सबको सोचनी पड़ेगी। यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं वहां पे अगर वो एक खाता खोलने के लिए जाएगा तो उसके लिए समय तो चाहिए। वो समय 4 घंटे में निकाल पाता है? उसको अपनी मशीन लेके किसी सड़क पे बैठना पड़ता है, किसी ऐसी जगह पे बैठना पड़ता है जहाँ पे नेटवर्क होगा, वो वहां से अपने चीजें निकालता है। उसको 2 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है अपने लोकेशन से, अगर नेटवर्क नहीं मिलता है। तो वहां से अगर वो इस तरह के काम करता है तो वो जो आईबीपी के कार्य होते हैं उनको करने के लिए वो कौन सा समय निकालेगा, जिसको करने के लिए हमारे पास 4 घंटे सेकेंडरी ऑप्शन भी है इनकम सोर्स, उसको भी करना है। हमने अपना परिवार भी चलाना है, हम अकेले नहीं बैठे हुए हैं, हमारे पीछे परिवार है। 10-12 हजार में किसी का परिवार नहीं चलता। विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन 10-12 हजार जो अभी हमारे को टीआरसीए दिया जा रहा है, सैलरी किसी जीडीएस को नहीं दी जा रही है। इसके ऊपर किसी भी विषय को किसी ने नहीं सुना। टीआरसीए इट मीन्स टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। काम करोगे, जितने घंटे काम करोगे उतना वेतन मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हमारी यूनियन वर्षों से लड़ती आ रही है, एक टीआरसीए को एक सैलरी में कन्वर्ट नहीं कर सकी। ये बड़ी बात है। मुद्दा आता है कि 12, 24, 36 मिल जाए, मुद्दा आता है कि हमें पेंशन मिल जाए, हमें 5 लाख ग्रेजुटी मिल जाए। 5 लाख ग्रेजुटी तो हमारे से पहले एलआईसी का एजेंट उठा के लेके फाइनेंस विभाग में फाइल भी तैयार होकर चले गए। हमें क्या मिल रहा है? हम तो उनका आईपीपी, आरपीएलआई हर तरह के टारगेट पूरे कर रहे हैं। हमें तो इस विषय में देखा ही नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा 2023
22 और 23 में RPLI के खाते अगर खुले हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में अगर खाते खुले हैं, तो हमारे भारतीय डाक विभाग ने खोले हैं। लेकिन किसके दम पे खोले हैं ये किसी को पता नहीं है। वो सब जो है वो हमारा GDS कर रहा है, और उस GDS के ये वो एक कर्म भावना है तब वो जाके हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। लेकिन उस GDS को मिल कुछ नहीं रहा है, ये एक बड़ी बात है। उसमें मैंने अपने सर्कल में RTI लगाई कि हमें पॉलिसी वाइज जो है वो इंसेंटिव दिया जाए। अब जाके विभाग लाइन पे आया थोड़ा सा, वहां पे हमें थोड़ा थोड़ा पॉलिसी वाइज तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि आपको हर महीने इंसेंटिव दिया जा रहा है। थोड़ी सी राहत मिल रही है RPLI को लेकर, लेकिन IBP को लेकर हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। एक खाता हम खोलते हैं, 7 रुपए का कमीशन कैसे मिलेगा? यहाँ पे कितने लोग हैं जो रेगुलर विभाग में बैठे हैं, उन्होंने कितनों ने खाते खोले हैं, GDS के ऊपर क्यों ये चीजें थोपी जा रही हैं? ये एक बड़ी बात है। एक बार विभाग से RTI हम भी ले रहे हैं इस बात को कि आपके जो रेगुलर बाबू कर्मचारी जो काउंटर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना काम कराया है इस फील्ड में, और कितना काम हमारे GDS ने कराया है। अगर IBP चला है आज, तो हमारे दम पे चला है, किसी और के दम पे नहीं चला है। हम आज ये दे रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। अब कमीशन कैसे मिलता है? 7 रुपए कमीशन आपको कब मिलेगा? 2018 सितंबर में IBP रोल आउट होता है। उस समय किसी भी GDS को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उसकी टर्म एंड कंडीशन शेयर नहीं की जाती। उसका जो नॉमिनी है उसको किस तरह से हम लोग मॉडिफाई कर पाएंगे, अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उसको किस तरह से करते हैं। आज भी IBP के बाबू बैठे हुए हैं, काम हम कर रहे हैं, प्रमोशन बोले रहे, वहां पे बोलते हैं कि आपकी वजह से ये जो IBP का मैनेजर है इसकी प्रमोशन नहीं हुई। ये कहाँ का लॉजिक है? काम हम करें, IBP का मैनेजर जो 1.5 लाख वर्तमान में सैलरी ले रहा है उसको 4,20,000 की सैलरी दी जाए, ये कहाँ का लॉजिक है? काम तो हम कर रहे हैं, फील्ड में हम जा रहे हैं, लोगों से गालियां हम सुन रहे हैं, उसका विषय क्या है? उसको समझना पड़ेगा। 7 रुपए का कमीशन आपको तब मिलेगा जब आप उसको 7 दिन के अंदर DOP अकाउंट से लिंक करते हैं। DOP लिंक करने की प्रोसेस क्या है? हम गांव में चले गए, 7 रुपए के लिए खाता खोल के आया IBP का, वहां पे गए, उन लोगों के पास जो अकाउंट था उसकी KYC ही नहीं हुई थी। DOP का जो अकाउंट था, रिक्वेस्ट करके बाबू लोगों से बोल रहे हैं भाई इसकी KYC कर दो, इसके साथ एक मोबाइल अटैच करो आप, तब जाके हमें मिल रहा है। बाबू लोग बोलते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतना ज्यादा वर्कलोड है। मैं खुद SO में बैठता हूँ, सुबह 9 बजे मैं जाता हूँ, 5 SO की मैं डाक इनवॉइस करता हूँ, 2 बीट है वो भी मैं इनवॉइस करता हूँ, उसके बाद मैं अपने DO को निकलता हूँ। हमारे बाबू के पास KYC करने के लिए टाइम नहीं है, तो 7 रुपए का कमीशन विभाग कब देगा हमें? आज के समय में अगर देखा जाए GDS ने जितने खाते खोले हैं, क्या उनका कमीशन हमें मिला है? इस बात का भी गौर किया जाए। और अगर विभाग ये कमीशन हमें दे रहे हैं तो रेगुलर को क्यों दे रहे हैं? वो तो अच्छी सैलरी ले रहे हैं, वो तो TRCA नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं TRCA ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई आज तक, उसको हटाने की बात नहीं करी गई। लड़ाई जो लड़ी जा रही है 12, 24, 36 के 5,000 के लिए, ग्रेजुएटी के लिए लड़ाई लड़ रही है। 5,000 की जो पेंशन है वो किस कर्मचारी को मिलते हैं, ये तर्कशील प्रश्न है एक। वो उस व्यक्ति को मिलेगी, आप जरूरी कभी भी किसी विभाग में रेगुलर कर्मचारी के रूप में किसी से पता करेंगे, जब उसका कोई पैसा डिडक्ट होता है तब जाके पेंशन देती है। गवर्नमेंट फ्री में किसी को नहीं बांट रही है पेंशन। सही बात है। अपना पैसा कटेगा, वो पैसा आपके अकाउंट में 60 साल के बाद कुछ पैसा इकट्ठा मिल जाता है, कुछ पैसा जो है वो आपको परसेंटेज जो है उसमें रखी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट में अलग है, सेंट्रल में अलग अलग है, वहां से वो मुद्दा जो है ये जो है हमारा यहाँ पे पेंशन का, ये उसी व्यक्ति को पेंशन मिलती है। मुझे नहीं लगता कि हम पेंशन के ऊपर लड़ें तो वो मुद्दा हमारा सॉल्व हो सकता है। 12, 24, 36 के लिए आ रहे हैं हम, 12, 24, 36 लड़ते हैं, अच्छी बात है। 12, 24, 36 में क्या रखा गया है? कितना पेंशन, कितना जो है इंक्रीमेंट लगता है? कौन सी सरकार है कि रोक सकती है हमें? हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। मैंने मुद्दा रखा था, मैं जब लास्ट समय यहाँ पे आया था, मैंने बोला था रक्षाबंधन पे मीटिंग करते हैं, रक्षाबंधन के 7 दिन पहले सारी की सारी डाक होल्ड कर दो, स्ट्राइक कर दो।
जब स्ट्राइक हो जाएगी तो जीडीएस की जो रियल मांग है, जो उसकी वैल्यू, उसका पता उस हर कर्मचारी को तो लगेगा ही, साथ में उस व्यक्ति को लगेगा जो गांव में बैठा है। जब उसकी राखी नहीं मिलेगी, 7 दिन से पहले अगर हो जाती तो बहुत बड़ी बात होगी। आज के समय में वोटर कार्ड आ रहे, 90 100 के आर्टिकल आ रहे हैं हमारे पास, 4 घंटे में कैसे बांट पाएंगे? एड्रेस पूरा सेटिस्फाई नहीं है, जो BLO लगा रखे हैं वो बनाते नहीं ढंग से, मोबाइल नंबर वो नहीं डाल रहे हैं, खाली नाम लिख रहे हैं, किसको दे, कहाँ पे दे, BLO के पीछे भागो सब लोगों, बांटो। कैसे बांटते हैं आप लोगों को? हम लोगों के लिए समस्या है, विभाग के लिए कोई समस्या नहीं है। रेगुलर जो लोग बैठे हैं आराम मानते हैं, 2 लोग रखे गए हैं वहाँ पे जो SO लेवल के, ट्रिपल हैंडेड है, सिंगल हैंडेड है, डबल हैंडेड है, लेकिन वो विभाग की कमी है। बैंक आज एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए, 4 लोग काउंटर पे बैठे हैं, RD के लिए अलग बैठा है, TD के लिए अलग बैठा है, तो आपके जो कोई दूसरे कार्य हैं उनके लिए अलग बैठा है। विभाग के पास जो रेगुलर कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में, उनके लिए एक ही काम, एक फिनकल में ID खोलेगा, तब जाके वो हैकनी लगाएगा, तब जाके वो उसको करेगा। अगर उसके पास समय नहीं है तो कैसे कर पाएगा इस विषय के ऊपर? हमारे एक वहाँ पे वर्तमान समय में एक 90,000 का RPLI का कमीशन ले गए, वो एजेंट उनके माध्यम से आते हैं, वो कम से कम जब ये आती है प्राइस की बात आती है IBP की तरफ से, तो सबसे पहले उनको आगे कर देता है, GDS को कुछ नहीं दिया जाता। अभी प्रशंसा पत्र बांटे जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि रोजगार मेला है, शिमला में अनुराग ठाकुर जी आए, कल मैं भी उनसे मिल के आया हूँ यहाँ पे, मैंने उनसे भी बात करी, हमने उनको भी ज्ञापन दे के आए हैं। मैंने उनसे बात करी, आप शिमला में जो दिल्ली में जो हर जगह पे पत्र बांट रहे हैं, क्या वो नौकरी सही है या GDS के भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है? जो 95% जो है वो मार्क्स लेके आ रहा है, विभाग ने उसको अंधकार में उसका भविष्य बना दिया है। ये कहाँ तक सब तर्क संगत है? यहाँ पे मेरे साथ कई युवा GDS बैठे हुए हैं, उनके साथ ये हो रहा है, अच्छी मेरिट लिस्ट में आए हैं और विभाग के द्वारा हमें भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन हमारे मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है। हम कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं यहाँ पे, हम बातें रखने आए हैं। अगर विभाग इस बात के ऊपर हमारे साथ सहमत हो जाता है तो उसके साथ बात करें, हमारी यूनियन के लोग बात करें, जो भी यूनियन हमारे पक्ष में आएगी हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। आज हमारे पास 30 लोग बैठे आए हैं, 50 आए हैं, कल हमारे साथ 500 भी आ सकते हैं, हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। संख्या बल इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुद्दे सही ढंग के होने चाहिए, वो बड़ी बात है। मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करी जा रही है। अगर मुद्दों के ऊपर बात करी जाती तो ये चीजें होने नहीं थी। जब एक GDS को इंगेज करने के लिए सारी तरह के रूल अपनाए जाते हैं तो उसको रेगुलर सिविल सर्वेंट मानने के लिए क्यों नहीं रूल बनाए जाते? क्यों नहीं ये मांगे जो है वो रखी जाती हैं वहाँ पे? अभी एक और मुद्दा है कि डबल ड्यूटी अलाउंस। डबल ड्यूटी अलाउंस पे काम क्यों करें? जब हमने ज्वाइन किया था तो हमें कहा गया था कि आपको 4 से 5 घंटे की ड्यूटी है। साथ में नीचे ये बोला है कि इंस्पेक्टर होगा या SSP होगा, वो अपने कंफर्टेबल होगा तो वो आपको आगे पीछे भी कर सकता है। लेकिन ये कहाँ तक तर्कसंगत है, जबकि उसके पास सेकेंडरी इनकम सोर्स भी है, उसको भी देखना है, तो उसको क्या वो रात को करेगा जाके? परिवार को कैसे पालेगा? हमारी जिंदगी क्या संडे को जीने के लिए रह गई है कि एक छुट्टी दी जा रही है संडे को, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। उस दिन ट्रेनिंग वो भी नहीं दे रहे। अभी तो ट्रेनिंग में संडे को भी बुलाया गया, हमारे को 28 की छुट्टी थी, हमें को बोला गया कि आप अपने PLI के फोन लेने के IBP के फोन लेने के लिए आप अपने वहाँ पे आइए। अभी वर्तमान में देखिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसी विषय पर। डाक कर्मयोगी की मीटिंग रखी गई, डाक कर्मयोगी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ जी, ये ट्रेनिंग है, डाक कर्मयोगी को मोटिवेशन दिया जा रहा है, मोटिवेशन दिया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। मैं अपने घर से 60 किलोमीटर दूर गया 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए, अगले नेक्स्ट वीक फिर 2 दिन के लिए, अगले नेक्स्ट वीक फिर 15 दिन के लिए। वहाँ पे मेरा 500 रुपये किराया लग रहा है, वहाँ पे मेरा खाने का खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है। परिस्थितियाँ वहाँ पे अलग है, खाना मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है। बैकवर्ड एरिया है, हिमाचल एक हिल एरिया है, वहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
लेकिन हमारे हासिल कर दे उसको जिम्मेदार। और एक बात और ऐड कर देता है, मेरे साथ 3 SPM गए, 2 PLO गए, उनको 500 रुपए 10 किलोमीटर के अंदर वो जाते हैं तो 500 रुपए मिलता है, प्लस उनको रहने के लिए भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन GDS को कुछ भी नहीं दिया जाता। ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने लड़ना है, हमने आपके साथ चलना है। लेकिन अगर यूनियन हमें साथ लेती है तो हम उनके साथ जाने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं हो सकते। उनको एक जगह पे सामंजस्य करके बैठ के खत्म किया जा सकता है, लेकिन विषय को समझना पड़ेगा। कुछ चीजें हमारी भी लेनी पड़ेगी, कुछ अपनी भी लो। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे यूनिटी करके आए हैं तो जी कोई बात नहीं कि ये लोग कुछ संगठन बनाने की तैयारी करें, ऐसा हमारा कुछ नहीं। हम यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि हम लोग जब भी बात करेंगे इन मुद्दों को रखेंगे। ये मुद्दे जब क्लियर हो जाएंगे, संगठन को क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर विभाग 60 साल वालों के ये पेंशन दे रहा है, 12, 24, 36 दे रहा है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो व्यर्थ की लड़ाई है। मैं ये मानता हूँ नहीं देंगे आपको विभाग 5,000 पेंशन प्लस DA कभी भी नहीं दे पाएगा। मैं ये बोलता हूँ हमारा एक पैसा नहीं कटा है कहीं भी। हाँ, हो सकता है कि आपके पास अनुभव लंबा होगा, आपका सेवा काल लंबा होगा, आप उसके ऊपर चर्चा करते होंगे, लेकिन आप ईमानदारी से बोल दीजिए कि आपका कोई पैसा कटा है कहीं पे। अगर NPS भी कट रहा है, पिछले 10-12 साल से कट रहा है और उसका वो पैसा आपको 10 साल से ज़्यादा कटता है तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो है वो पूरा का पूरा जिस टाइम आपकी रिटायरमेंट होगी एक क्रॉस चेक लिया जाएगा, आपके सारी डिटेल ली जाएगी, आपका प्राण कार्ड लिया जाएगा, पैन कार्ड भी नहीं है, प्राण कार्ड दिया है हमें, वो लिया जाएगा और आपका जो अमाउंट है NPS का वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। 1 महीने की प्रोसेस है। अगर इंस्पेक्टर की बिलिंग के ऊपर डिपेंड है, अगर वो कर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों के ऊपर GDS का पूरा राज है। इंस्पेक्टर शाही चल रही है इस समय वर्तमान समय में। रिपोर्टिंग क्या है, मैं थोड़ा सा और चर्चा में जाना चाहता हूँ। रिपोर्टिंग ये है कि 60% लोग काम करते हैं, 40% लोग काम नहीं करते। ये बड़ी बात आती है। ठीक है, विभाग को सोचना चाहिए इसके ऊपर। अगर 60% लोग काम कर रहे हैं, 40% नहीं कर रहे हैं, निकाल दो उनको 40% को, लगाओ उसको 20 किलोमीटर की डेपुटेशन पे, खुद काम देगा वो, क्यों नहीं देगा काम। लेकिन फोर्सफुली IBP के टारगेट नहीं करेंगे। अगर IBP के टारगेट करेंगे TRC जी 10 मिनट देंगे, हम निकल जाएंगे। थोड़ा समस्या है, समस्या तो ज़्यादा जी ठीक है सब जानते हैं समस्या जी। नहीं सर, ये समस्या जानते नहीं, अगर जानते होते तो ये हमारे P4 एजेंडा हमारा मुख्य मांग यहाँ पे यही है। हम लोग आपके साथ संगठित है, इस विषय को चर्चा बाद में होगी जी, लेकिन हमारी मांग जो आप लोग अलग 10 मुद्दे रख रहे हैं, 10 मुद्दों को रिमूव करके एक ही मुद्दे पे बात करी जाए। GDS को रेगुलर करे जाए, 3A को रूल को हटाया जाए। जब सारे 64 से लेके आज तक रूल अमेंड हुए हैं तो वर्तमान समय में भी अमेंड हो सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करी जाए विभाग के साथ बैठ के, सरकार के साथ बैठ के, तो कोई हल निकल पाएगा और उसके बाद ही कोई चीज़ें निकल पाएगी। अन्यथा GDS का शोषण होता रहा है, होता रहेगा। बिल्कुल टूट सकती है। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, कश्मीर में धाराएं हटाई गई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वर्तमान समय में GDS के लिए कुछ भी नहीं करा गया। GDS की मांग को उठाने के लिए आप लोग इस पे आए, हम आपके साथ अगर इन विषयों पे आते हैं तो हम आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच।